जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं। पूरा देश इस कोरोना के संकट से लड़ाई लड़ रहा है। उसी के तहत कोशिश की जा रही है कि आप लोग घर बैठे शिक्षण या शिक्षा को सीख सकें, कुछ पढ़ सकें। तो अभी तक जो आपने चैप्टर पढ़ा था वो आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर क्लास 12th का कंप्लीट हो गया है। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। लेकिन इस चैप्टर में जाने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े हैं कि एल्केन्स क्या होते हैं, अर्थात एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। और उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में आप ये सभी जानते हैं कि कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। ये आपने हाइड्रोकार्बन पढ़े थे कि कितने प्रकार के हैं। ये आपने हाइड्रोकार्बन पढ़े थे 2 प्रकार के। एक पढ़े थे आपने सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, सैचुरेटेड। और दूसरे आपने पढ़े थे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड इनको कह देते हैं संतृप्त और ये कहलाते हैं असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इन्हीं के लिए कह दिया जाता है एलिफैटिक। एलिफैटिक और इनका जो जनरल फार्मूला वो आपने पढ़ा था CnH2n+2। और ये आपने पढ़े थे 2 प्रकार के। एक आपने पढ़े थे एल्कीन और एक पढ़े थे एल्काइन, जिसमें इनका आपने फार्मूला पढ़ा था CnH2n -2 और इसका पढ़ा था आपने CnH2n, इतना पढ़ा था आपने CnH2n-2। तो ये इस तरह से आपने पढ़े थे और इन्हीं के लिए कहा गया था एल्केन। इन्हें एल्केन कहा गया, इनको एल्कीन कहा गया, इसको एल्काइन कहा गया। जनरल फार्मूला क्या हो गया CnH2n+2, CnH2n-2 एंड CnH2n। तो हमें यहाँ पर इनके बारे में नहीं, इसके बारे में विशेष कर जानना है। तो ये हमें पता चल गया कि हाइड्रोकार्बन क्या हैं और कितने प्रकार के हैं, ये हमने पढ़े थे। इन्हीं को कहा जाता है एल्केन। ठीक है, इतनी सी बात हो गई क्लियर। अब हमें ये पता चल गया कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। ये आपने पढ़ लिया कि 2 प्रकार के, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, जिनमें इनमें क्या होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। इसमें क्या होगा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो ये कहलाते हैं एल्कीन, ये कहलाते हैं एल्काइन। और ये ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं आता है, बल्कि कार्बन की चारों वैलेंसी इस तरह से कंप्लीट हो जाती हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट होती है। उन्हें हम कहते हैं एल्केन। तो इतना हमने ये पढ़ लिया कि एल्केन क्या होता है। अब इसकी अगर हम अब बात करें, अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं और अब हम बात कर रहे हैं हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरीन्स। ये आपको इसके नाम से पता चलता है कि दोनों में लिखा हुआ है हैलो एल्केन
एंड हेलोएरीन। हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो जैसा आपको इसके नाम से ही पता चलता है, हेलो का मतलब हुआ हेलोजन, इसमें भी इसका मतलब हुआ हेलोजन। एल्केन का मतलब आपको पता है कि एल्केन का मतलब क्या हुआ कि एल्केन तो वही हुए, यानी कि कोई हेलोजन एल्केन के साथ जुड़ जाए, जुड़ना, या हम ये कह सकते हैं दो बॉन्डों से मिलकर बना हेलोजन प्लस एल्केन। इसी तरह से हेलोजन प्लस AR की बात करें हम तो इसका मतलब हुआ एरोमेटिक, और इंस का मतलब एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड कहीं पर आते हो, तो वो एक ही है जो कि आप जानते हो, वो होता है बेंजीन। इसके स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड इस तरह से अल्टरनेटली होते हैं जुड़े हुए। तो इसके साथ जब कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है तब वो कहलाता है हेलोएरीन्स, और इसके साथ अगर कहीं पर एल्केन के साथ में हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो वो कहलाता है हेलो एल्केन्स। यानी हम ये कह सकते हैं, हम इसको कि जब हेलोजन परमाणु किसी एलिफैटिक या एरोमेटिक यौगिक में हाइड्रोजन के स्थान पर उपस्थित होता है तब उसे हम कहते हैं हेलो एल्केन्स या हेलोएरीन्स। अगर एलिफैटिक कंपाउंड में अर्थात एल्केन में अगर हाइड्रोजन के स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है तो उसे हम कहेंगे हेलो एल्केन्स, और अगर किसी बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन परमाणु आके जुड़ जाता है तो हम उसे कहेंगे हेलोएरीन्स। यानी अगर हम डिफाइन इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर ये है CnH2n+2, ये क्या है, ये एल्केन है। अगर इसके स्थान पर मान लीजिए कहीं पर यहाँ पर आ गया X क्या है, वो एक हेलोजन परमाणु है, यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो इसका ये फार्मूला बन जाता है CnH2n-1x, ये कह सकते हैं हम। यानी हम ये कह सकते हैं जब किसी एलिफैटिक कंपाउंड का एक हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तब उसे हेलोएल्केन कहा जाता है। इसी प्रकार से हम एरीन्स में कह सकते हैं कि अगर हम इसकी बात करें कि C6H6 ये है, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ पर आकर X जुड़ जाता है तो ये बन जाएगा CXH5X, तो ये कहलाएंगे हेलोएरीन्स। ये क्या हो गए, हेलोएल्केन, और ये कहलाएगा हेलोएरीन। इस तरह से तो हम ये कह सकते हैं जब किसी एलिफैटिक या एरोमेटिक यौगिक का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं तब हेलोएरीन्स या हेलोएल्केन्स बनते हैं। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि किस तरह से ये बनेंगे। ये एक जनरल सी बात है कि हेलोएल्केन्स होते क्या हैं और हेलोएरीन्स होते क्या हैं और हेलोएरीन्स हम किसे कहते हैं। अब हम इसमें अगले बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो वर्गीकरण देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया है। तो क्लासिफिकेशन इसमें जो किया गया है, सबसे पहला पॉइंट है कि हेलोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर वर्गीकरण। ये इनका वर्गीकरण है कि हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो अगर किसी भी कंपाउंड में या जितने भी यौगिक हैं, जितने भी हेलोएल्केन्स हैं, या इनको हम हाइलाइट भी कह देते हैं, एल्किल हाइलाइट, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एल्किल हाइलाइट
का वर्गीकरण हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो संख्या के आधार पर वर्गीकरण, अगर किसी यौगिक में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1, 2, 3 आती है तब वो मोनो, डाई, ट्राई हैलो एल्केन्स कहलाते हैं। अगर 1 है तो मोनो हैलो एल्केन्स होगा, अगर 2 परमाणु आ गए तो डाई हैलाइड होंगे, अगर 3 आ गए तो ट्राई हैलाइड होंगे। इसी तरह से इसमें पॉली हैलोजन भी होते हैं, पॉली हैलोजन कंपाउंड भी होते हैं, पॉली हैलोजन यौगिक भी होते हैं। जब एक से अधिक अगर यौगिक आ जाते हैं, एक से अधिक किसी यौगिक पर हैलोजन परमाणु होते हैं तो वो कहलाते हैं पॉली हैलोजन या पॉली हैलाइड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए है C2H5X, अगर इस तरह से आ जाएगा तो ये कहलाएगा मोनो हैलाइड, यानी कि इसमें एक ही दिया हुआ है इसलिए ये हो गया मोनो हैलाइड। मोनो हैलाइड अगर इस तरह से आ जाता है CH2X और CH2X, ये कहलाएगा डाई हैलाइड। अगर इस तरह आ जाता है यहाँ पर CH2X, CHX और CH2X, ये कहलाएगा ट्राई हैलाइड। इसी प्रकार से अगर किसी हैलोएरिन्स में हैलोजन परमाणुओं की संख्या आती है तो ये कहलाएंगे, जैसे बेंजीन है, इसमें अगर इस तरह से आ जाता है, कहीं पर इधर X आ गया तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोनो हैलोएरीन, मोनो हैलोएरीन। अगर 2 आ जाते हैं इस तरह से यहाँ पर, इस तरह से बेंजीन है और इसमें कहीं पे आ गए अगर 2 हैलोजन आइटम आ गए, एक इधर आ गया एक इधर आ गया तो ये कहलाएगा डाई हैलोएरीन। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पर 3 आ जाते हैं, ये इस तरह से, ये किधर आ गया, ये किधर आ गया, ये आ गया, तो ये कहलाएगा ट्राई हैलोएरीन्स। ट्राई हैलोएरीन। अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं, अभी हमने मोनो हैलाइड की बात करी कि मोनो हैलाइड क्या है। तो मोनो हैलाइड को हमने देख लिया कि अगर कहीं पर एक है, अगर हैलोजन आइटम है तो वो कहलाएंगे मोनो हैलाइड। इसी तरह से जो डाई हैलाइड है, ये वाले, इन डाई हैलाइड है, जो डाई हैलाइड है ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से डाई हैलाइड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हो गए, ये हैं सिंपल जनरल, हम इनको कह सकते हैं। ये होते हैं 2 प्रकार की, कौन कौन से, एक होते हैं जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड, और दूसरे होते हैं विस, या इनको विसिनल बोल जाते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। अब जैम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड क्या होंगे। तो जैम डाई हैलाइड वो होते हैं जब कोई ऐसा यौगिक जिसमें दोनों हैलोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन परमाणु के साथ आकर जुड़े होते हैं, तब उसको हम बोल देते हैं जैम डाई हैलाइड। किस तरह से हम ये देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है CH3, यहाँ पर C आ गया और एक यहाँ पर आ गया, हमने सॉरी ये किधर X, ये किधर X आ गया और यहाँ पर हो गया H। तो अगर इस तरह से कोई यौगिक है जिसमें एक ही जगह पर दोनों हैलोजन परमाणु उपस्थित हो गए तो वो कहलाएगा जैम डाई हैलाइड। ठीक है। अगर इसी तरह से मान लीजिए इसका हो गया, ये कहलाएगा जैम डाई हैलाइड। अगर इस तरह से कोई आ जाता है CH2, जैसा कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल बनाया है, इधर X CH2X, अगर दोनों ही हैलोजन परमाणु अलग अलग
कार्बन परमाणु के साथ होते हैं तब उसको हम बोलते हैं बिसनल डाइहैलाइड या बिस डाइहैलाइड। ये दोनों का हो गया कि जैम डाइहैलाइड क्या होंगे और बिसनल। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? ये हो गए मोनो, डाई, ट्राई और डाई वालों के 2 प्रकार हो गए, जैम डाइहैलाइड और बिसनल डाइहैलाइड। तो इस तरह से हमने इसको कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण किया। अब इसके बाद में है इसमें sp3CX बंध युक्त यौगिक के आधार पर। CX का मतलब हुआ C एंड X, इसके अगले क्या है sp3 बंध युक्त। CX का मतलब कार्बन हो गया, X का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन परमाणु हो गया। तो इसके आधार पर जो वर्गीकरण किया गया उसमें सबसे पहला है कि एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं और उनको हाइलो एल्केन भी कह सकते हैं। तो उनका सबसे पहला क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, अब नेचर ऑफ कार्बन एटम कैसी है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो उसके आधार पर क्या होगा? अगर कार्बन आपने पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कि कार्बन जो होते हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं 3 प्रकार के कार्बन होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो यहाँ पर जो इसके आधार पर बताया है कि कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, अगर हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, प्राथमिक का मतलब प्राइमरी कार्बन एटम के साथ अगर जुड़ा है तो वो कहलाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन या कहलाएगा 1 डिग्री। समझ गए नहीं? क्या बोलेंगे उसको? प्राइमरी, या इसी को बोल देते हैं 1 डिग्री। नंबर 2 सेकेंडरी, या इसको हम लिख देते हैं 2 डिग्री। और नंबर 3 होता है टर्सरी, या इसको बोल देते हैं 3 डिग्री। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये समझने की चीज़ है कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सा प्राथमिक होगा, कौन सा द्वितीयक होगा, कौन सा तृतीयक होगा। कैसे हम पता करेंगे कि इसमें प्राथमिक क्या है, द्वितीय क्या है, तृतीय क्या है? तभी तो उसका पता चलेगा। तो अगर कोई मान लीजिए कार्बन है, अगर कोई ऐसा कार्बन है जिसके साथ कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है प्राथमिक। और प्राथमिक के साथ अगर आके X जुड़ जाए तो वो कहलाएगा प्राइमरी कार्बन। इधर मान लीजिए H हो गया, इधर H हो गया, इधर हमने मान लिया कोई और एल्किल ग्रुप हो सकता है, तो ये कहलाएगा आपका 1 डिग्री। समझ गए? यानी प्राथमिक कार्बन एटम हम उसे कहते हैं जिससे केवल एक कार्बन या एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। दूसरा अगर हम देख लें, मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर C है और यहाँ पर कोई एक और आ गया एल्किल ग्रुप। हमने 2 एल्किल ग्रुप यहाँ पे एक साथ ले लिए। अगर 2 एल्किल ग्रुप आ जाते हैं तब वो कहलाएगा, इधर यहाँ पे जुड़ा हुआ है X और एक हमने एल्किल ग्रुप ए ले लिया और एक यहाँ पर ये ले लिया और यहाँ पर आ गया H। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है इसके साथ में 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर 2 जुड़ जाएँ किसी कार्बन एटम के साथ तब वो हो जाता है सेकेंडरी, जिसको हम दिखा देते हैं 2 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा? ये प्राथमिक हैलाइड कहलाएगा। और अगर इसी तरह से आ जाता है टर्सरी, मान लीजिए ये है और इसके साथ जुड़ा हुआ है और तीनों ही यहाँ पर एल्किल ग्रुप आकर जुड़ जाते हैं इस तरह से, तो ये जो परमाणु हो गया ये वाला, ये हो गया टर्सरी। तो इसको हम बोलेंगे तृतीय। समझ गया नहीं? तृतीय हैलाइड ये कहलाएगा या हाइलो एल्केन्स कहलाएगा। ये द्वितीय, ये प्राथमिक हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हैलाइड हो गया। तो इस तरह से एल्किल हैलाइड प्राइमरी कार्बन एटम की प्रकृति के आधार पर इनका जो वर्गीकरण किया गया वो क्या किया गया? प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। इसके आधार पर sp3 जिस जहाँ पर होता है। इसी में दूसरा और एक और पॉइंट है, वो कौन सा कहलाता है? वो हैगा एलिलिक हैलाइड।
एलिलिक हैलाइड। तो ये हैगा एलिलिक हैलाइड। दूसरा एलिलिक हैलाइड क्या होता है? एलिलिक हैलाइड ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है जिसका संकरण sp3 होता है। इसको हम ये देख लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पर C आ गया और इसके साथ में X आके जुड़ गया, तो ये कहलाएंगे एलिलिक हैलाइड। इनका बैलेंस कर दो, 2 हो गई, यहाँ पर CH2 आ गया, तो ये कहलाएगा एलिलिक हैलाइड। अगर हम देख लें साइक्लोहेल्केन में तो उसमें इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर हो गया और ये हो गया, तो यहाँ पर ये वाला जो है इसके साथ में अगर X जुड़ा है तो ये कहलाएगा एलिलिक हैलाइड, इसका हो जाएगा। फिर में दूसरा क्या है, तीसरा इसका बेंजिलिक हैलाइड। हम कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग के उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है जिसका संकरण sp3 होता है। लेकिन बेंजीन का मतलब समझ सकते हो, यहाँ पर बेंजीन से है, बेंजिलिक है ना, बेंजिलिक हैलाइड हम उसको कहेंगे या आयरीन्स कहेंगे। तो जैसे मान लीजिए बेंजीन है इस तरह से, अब इसके साथ में कोई यहाँ पर इधर कार्बन जुड़ा हुआ है और इसके साथ में X जुड़ा हुआ है, ये कहलाएगा बेंजिलिक हैलाइड या बेंजिलिक हैलोजन यौगिक, या हम एरीन्स कह लेंगे, एरोमेटिक देंगे तो इसका मतलब है बेंजिलिक फॉर्म हो गई इसकी, ये बेंजिलिक फॉर्म कहलाएगी। इसी तरह से इसमें और भी हो सकता है कि किस तरह से, मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और यहाँ पर X हो गया, इधर कहीं पर एक और एल्किल ग्रुप हो गया, इधर एल्किल ग्रुप हो गया, तो इस तरह से ही जुड़ सकता है। तो ये 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री शो कर रहा है यहाँ पर, कि इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये हुए किसके आधार पर, sp3 संकरण के आधार पर, यानी कि sp3CX बंध युक्त यौगिकों के आधार पर ये इनका वर्गीकरण हुआ। तो कितने प्रकार से हुआ इनके, इसके आधार पर वर्गीकरण, एक तो हुआ कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, जिसको हम एल्किल हैलाइड कह सकते हैं या हैलोजन कह सकते हैं, हैलो एल्केन्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीय एल्किल हैलाइड, तृतीय एल्किल हैलाइड हो गए। सेकेंड क्या था, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड कौन से होंगे, ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है जिसका संकरण sp3 होता है, वो एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। तीसरा है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड हो गए, तो बेंजिलिक हैलाइड क्या होंगे, बेंजिलिक हैलाइड वे यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन के साथ जुड़े उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है जिसका संकरण sp3 होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि इसके आधार पर हैलो एल्केन्स और हैलो आयरीन का वर्गीकरण क्या होगा। इसके बाद हम देखते हैं, एक और इसका पार्ट बच रहा है क्लासिफिकेशन में, रखते हैं आप। तो इसके बाद हम देखते हैं sp2CX आबंध या बंध युक्त यौगिक। इसके आधार पर जो है, जो हैलो एल्केन्स होते हैं या हम कह सकते हैं एल्किल हैलाइड होते हैं या आयरीन्स होते हैं, जो भी यौगिक है ये, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाइनिलिक हैलाइड, एक होता है एरिल हैलाइड। तो बाइनिलिक हैलाइड क्या होते हैं, बाइनिलिक हैलाइड ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग में कह सकते हैं या किसी भी अन्य यौगिक में कह सकते हैं, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, उसके साथ सीधे जुड़ा होता है, तो वो कहलाते हैं बाइनिलिक हैलाइड। यानी ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ सीधे जुड़ा होता है, उन्हें कहते हैं हम बाइनिलिक
हाईलाइट। इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पर C है, इधर से सीधे आके ये X जुड़ गया, तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में सीधे जुड़ा होता है, उसको हम कहते हैं बाइनिलिक हाइलाइट। अगर हम इसमें देख लें बेंजीन रिंग में इस तरह से, अब इसमें मान लीजिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर सीधे जुड़ गया आकर, तो ये कहलाएगा बाइनिलिक हाइलाइट, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट यानी कि सीधे C डबल बॉन्ड C के साथ में जुड़ा होता है। अब इस कार्बन का क्या होगा संकरण, sp2 संकरण होता है। जब भी कोई ऐसे कार्बन अगर इस तरह से है तो इन कार्बन का संकरण जो है वो क्या होगा sp3, और अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो इसका हो जाएगा sp2, और ट्रिपल बॉन्ड में होता है sp, तो sp sp2 sp3 इस तरह से इनका संकरण होता है, तो ये कहलाएंगे आपके बाइनिलिक हाइलाइट। ठीक इसी तरह से आयरिल हाइलाइट। अब आयरिल हाइलाइट क्या है? आयरिल हाइलाइट ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग के, जो बेंजीन रिंग होता है उसमें सीधे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, यानी कि उसके साथ कोई कार्बन आइटम नहीं जुड़ा होता है, डायरेक्ट क्या होगा बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है। और आप उसको इस तरह से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए बेंजीन है, ये बेंजीन है और इसमें डायरेक्ट इसके साथ आके जुड़ गया, कोई और यहाँ पर यौगिक इसके साथ में नहीं दिया हुआ है, तो वो कहलाएंगे आयरिल हाइलाइट। या हम इस तरह से भी इसको देख सकते हैं, अगर इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से यहाँ पर X आ गया, इधर जोड़ दिया हमने CH3, तब भी वो कहलाएगा कौन सा, आयरिल हाइलाइट। तो बच्चों ये था क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। थोड़ा ये आपने अब तक जो पढ़ा वो क्लासिफिकेशन था। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो इसको आप देखिए, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप इसको पूछ सकते हैं। अगले लेसन में हम इसमें पढ़ेंगे थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। आज का ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।